जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होना प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में यह चुनाव कुल 4 चरणों में पूरे होंगे। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आना प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर अपने प्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी द्वारा तैयार यह इंटरेक्टिव रिफ्रेशर कोर्स उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कि आगामी चुनावों में ड्यूटीरत होंगे। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से कुल 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसे आप अपनी सुविधा एवं समय की उपलब्धता के अनुसार कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। सभी अध्यायों के क्रमवार अध्ययन के पश्चात आपको एक सामान्य मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी, जिसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर आप प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आदर्श आचरण संहिता। आदर्श आचरण संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का संग्रह है। आदर्श आचरण संहिता स्वयं कानून नहीं है, अपितु अन्य सहायक कानूनों की सहायता से स्वयं को लागू कराने की शक्ति रखती है। यह समस्त राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों पर लागू होती है। आदर्श आचरण संहिता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा दिनांक से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक लागू रहती है। इसका उद्देश्य चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक दल एवं प्रत्याशी को समान अवसर प्रदान करते हुए भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी तौर पर पालन कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त चुनाव प्रेक्षकों, जिला प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बलों की होती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक उम्मीदवार की अधिकतम चुनाव प्रचार व्यय सीमा 95 लाख रुपए है। प्रचार व्यय की पूरी राशि का हिसाब चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक एवं ऑडिट कमेटी द्वारा रखा जाता है और प्रत्याशी स्वयं को भी व्यय का पूरा हिसाब रखना होता है, जिसके लिए प्रत्याशी का अलग बैंक खाता भी होता है। आदर्श आचरण संहिता के मुख्य 8 भाग होते हैं, जिसमें पार्टी एवं प्रत्याशी का सामान्य आचरण, बैठकों व जुलूस से संबंधित नियम, मतदान दिवस पर आचरण, मतदान केंद्र पर लागू होने वाले नियम, प्रेक्षक के अधिकार, सत्ता दल का आचरण एवं चुनावी घोषणा पत्र प्रमुख है। आदर्श आचरण संहिता के भाग 1 सामान्य आचरण में बताया गया है कि कोई प्रत्याशी वोट पाने के लिए जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वोट पाने के लिए मतदाताओं को रिश्वत देना, शराब वितरण करना, डराना, मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में मत याचना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ढो कर ले जाना इत्यादि प्रतिबंधित होगा। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। किसी प्रकार के व्यक्तिगत लांछन लगाना प्रतिबंधित है। राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को अपनी बैठकों की पूर्व अनुमति प्राप्त करना चाहिए। बैठकों के स्थल और समय की अग्रिम सूचना पुलिस एवं प्रशासन को देना चाहिए। प्रचार, सभा, बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को अपने बैज और परिचय पत्र धारण करना चाहिए। इस दौरान लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को एक समय पर समान रूट से जुलूस निकालने की योजना नहीं बनाना चाहिए, ताकि किसी तरह का आपसी टकराव न हो। वर्तमान प्रतिनिधियों के पुतले नहीं जलाना चाहिए। दूसरे दल की सभा या जुलूस में गड़बड़ी करना,
जुलूस में पटाखे या आग्नेयास्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित होता है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकृत पार्टी प्रतिनिधि को परिचय पत्र धारण करना चाहिए। कोई भी मंत्री किसी भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वह स्वयं उस क्षेत्र में अभ्यर्थी या मतदाता नहीं है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मत याचना करना प्रतिबंधित होता है। भारत निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति या प्राधिकार पत्र के बिना किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। विशेष सुरक्षा कवर प्राप्त कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही एजेंट बन सकेगा। सेट प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति सादे कपड़ों वाले एक सुरक्षा कर्मी के साथ ढके हुए शस्त्र के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, बशर्ते वह व्यक्ति उस मतदान क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु प्रेक्षकों को नियुक्त किया जाता है। आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरणों की रिपोर्ट उम्मीदवार या राजनैतिक दल, प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं। सत्ता दल के मंत्री एवं प्रतिनिधि शासकीय मशीनरी का उपयोग प्रचार हेतु नहीं करेंगे। सत्ताधारी पार्टी प्रचार के लिए राजकीय कोष से खर्च नहीं करेंगी। किसी भी सार्वजनिक भवन, मैदान और रेस्ट हाउस इत्यादि की उपलब्धता सभी दलों व उम्मीदवारों के लिए समान होनी चाहिए। सत्ता दल का इस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सत्ता दल के मंत्री एवं प्रतिनिधि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद किसी भी नई योजना या जन कल्याण कार्य की घोषणा आकस्मिक स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। पार्टी अथवा उम्मीदवार के चुनावी घोषणा पत्र में वादे और आश्वासनों का लेख करना किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं होता है, लेकिन घोषणा पत्र में आपत्तिजनक आश्वासन शामिल नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासन औचित्यपूर्ण होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था किए जाने के उपायों का भी उल्लेख होना चाहिए। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही तत्काल प्रभाव से शासकीय व्यय पर चल रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के विज्ञापनों को रोक दिया जाता है। चालू निर्माण कार्यों को छोड़कर नए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सकते जब तक कि कोई आकस्मिक स्थिति ना हो। शासकीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राजनीतिक दलों, मंत्रियों की तस्वीरें हटा ली जाती हैं। पूजा पांडालों, धार्मिक परिसरों में राजनैतिक भाषण देना प्रतिबंधित होता है। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद 24 घंटों के अंदर ही सभी शासकीय संपत्तियों जैसे भवनों, कार्यालयों इत्यादि पर से राजनैतिक संबद्धता वाले लेख, शिलान्यास के पत्थर, पोस्टर, पेपर, कटआउट, होर्डिंग, झंडे, बैनर इत्यादि हटा लिए जाते हैं। इसी प्रकार सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुल, सड़कों, टैंकर, एम्बुलेंस, नगरपालिका, स्थानीय निकाय के भवनों इत्यादि पर से 48 घंटों के अंदर तथा सभी निजी संपत्तियों पर से 72 घंटों के अंदर राजनैतिक संबद्धता के सभी लेख, शिलान्यास के पत्थर, पोस्टर, पेपर, कटआउट, होर्डिंग, झंडे, बैनर इत्यादि हटा लिए जाते हैं। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के पश्चात प्रचार कार्य के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा जाता है। मंत्री, जनप्रतिनिधि एवं प्रत्याशी प्रचार कार्य हेतु सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी को आयोग से वाहनों की अनुमति प्राप्त करना होती है। प्रत्याशी के उपयोग के लिए एक, चुनाव एजेंट के लिए एक एवं प्रचार कार्य के लिए एक छोटे 4 पहिया वाहन सहित कुल 3 वाहनों की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
रोड शो के लिए अलग से अनुमति प्राप्त करना होती है, जिसमें अधिकतम 10 चार पहिया वाहनों की अनुमति प्रदान की जाती है। किसी वाहन को रथ में परिवर्तित करने के लिए भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। रोड शो में अधिकतम 6 बाय 4 फीट का एक बैनर लगाया जा सकता है। प्रत्येक वाहन के बीच कम से कम 10 मीटर की दूरी होना चाहिए। 2 पहिया वाहनों पर 1 बाय 1.5 फीट का एक ध्वज लगा सकते हैं, जिसके पोल की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होगी। वाहनों पर कोई बैनर नहीं लगाया जाना चाहिए। केवल छोटा साइज का स्टिकर और अनुमति पत्रक लगाना चाहिए। वाहनों पर स्पॉट लाइट, हूटर, सर्च लाइट नहीं होना चाहिए। एक वाहन में 5 से ज्यादा सवारी नहीं बैठाई जा सकती। नामांकन दाखिल करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल 3 छोटे वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। मतदान केंद्रों के आसपास उम्मीदवारों के अस्थायी कार्यालय किसी अतिक्रमित संपत्ति पर स्थापित नहीं होना चाहिए। यह किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी हॉस्पिटल या शैक्षणिक संस्थान के निकट भी स्थापित नहीं किए जा सकते। अस्थायी कार्यालय को 10 बाय 10 का एक छाता या एक छोटा टेंट लगाकर बनाया जा सकता है, जिसमें एक टेबल और 2 कुर्सी, 4 बाय 8 फीट का एक पार्टी का झंडा या एक बैनर या एक फोटो लगाया जा सकता है। यह मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में नहीं होना चाहिए। प्रचार हेतु छपवाए जाने वाले पर्चों, बैनरों और पोस्टरों का मुद्रण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से ही होना चाहिए। मुद्रित सामग्री पर प्रेस, प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या, मोबाइल नंबर और खर्च राशि प्रदर्शित होना अनिवार्य है। मुद्रित सामग्री की एक प्रति प्रकाशक व प्रिंटर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक रूप से भेजी जानी चाहिए। मीडिया विज्ञापनों, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण की पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य है। आचरण संहिता के उल्लंघन की सूचना कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम या सिविजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग को कर सकता है। निर्वाचन संबंधी मुख्य कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही संपूर्ण भारत में निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं सहायक कानूनों में दंडात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई है। आइए कुछ प्रमुख कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत यदि कोई प्रत्याशी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदाताओं में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत यदि कोई प्रत्याशी किसी चुनावी सभा, बैठक या जुलूस में गड़बड़ी करता है तो उसे 6 माह कारावास, 2000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत यदि कोई निर्वाचन ड्यूटी अधिकारी मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो उसे 3 माह कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के अनुसार यदि कोई निर्वाचन ड्यूटी अधिकारी प्रत्याशियों के लिए कार्यकर्ता पाया जाता है तो उसे 6 माह कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के अनुसार मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मतदान को प्रभावित करने वाले प्रत्याशी को कारावास या 250 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 में यह प्रावधान है कि यदि कोई दल या प्रत्याशी अवैध वाहन भाड़े पर लेकर मतदान हेतु मतदाताओं का आवागमन करता है तो उसे 3 माह कारावास अथवा जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी अधिकारी द्वारा यदि अपने पदीय कर्तव्यों का लोप किया जाता है या मतदान एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे 3 माह कारावास या 500 से 2000 तक जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171 बी और 171 ई में प्रावधान है कि कोई प्रत्याशी यदि मतदाताओं या अन्य प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की रिश्वत देते पाया जाता है या भ्रष्ट आचरण करते पाया जाता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और 171 एफ के अनुसार यदि किसी प्रत्याशी अथवा मतदाता के निर्वाचन के अधिकार को प्रभावित किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 डी और 171 एफ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के स्थान पर मतदान करता है या करने का प्रयास करता है तो इसे मत प्रतिरूपण का अपराध माना जाकर ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 जी के अनुसार यदि कोई दल या प्रत्याशी अन्य किसी प्रत्याशी के निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी प्रकार का मिथ्या कथन करता है तो उसे 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी भी प्रकार का अवैध संदाय या लेन देन करता है तो उसे कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं धारा 171 आई के तहत प्रावधान है कि यदि कोई प्रत्याशी अपने निर्वाचन के प्रचार व्ययों का लेखा रखने में असफल रहता है तो उसे 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति या प्रत्याशी लोक रिष्टिकारक कथन करता है अथवा अफवाह या भय फैलाने का प्रयास करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 333 एवं धारा 353 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकता है या उसे भय कारित करता है या उपहति कारित करने या करवाने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 से 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के तहत किसी संज्ञेय अपराधी को पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही धारा 42 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूछे जाने पर अपने बारे में जानकारी देने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 107 से 110 तक और 116 और 122(1) के तहत लोक शांति बनाए रखने हेतु बाउंड ओवर की कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 के अनुसार यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी प्रत्याशी या मतदाता के मताधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को उसके मालिक की अनुमति के बिना विरूपित करना प्रतिबंधित किया गया है। जैसे मकान पर बिना अनुमति के चुनाव चिन्ह लगाना। बिना अनुमति ऐसा विरूपण करने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 एवं 16 का उल्लंघन करने पर अर्थात ध्वनि विस्तारक यंत्र का नियमानुसार समय सीमा में उपयोग न करने एवं निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक में उपयोग करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त करने एवं उपयोगकर्ता को 1 माह से 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इन अधिनियमों की उक्त धाराओं के अतिरिक्त निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, जिसमें चुनाव से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। अधिसूचना और आदेश प्रभाव की अवधि में उनका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग या वल्नरेबल एरियाज की पहचान करना। वल्नरेबिलिटी मैपिंग से तात्पर्य ऐसे मतदाता वर्ग, समुदाय, गांव अथवा क्षेत्रों की चुनाव के पहले ही पहचान कर लेने से है, जिनके असुरक्षित होने की संभावना अधिक होती है या जिन्हें किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा के कारण प्रभावित करना आसान होता है, जिससे कि निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि मतदाता वर्ग या मतदान क्षेत्रों को ही वल्नरेबल घोषित किया जा सकता है, मतदान केंद्र को नहीं। मतदान केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा जाता है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग 3 चरणों की एक प्रक्रिया है, जिसमें पहले चरण में ऐसे मतदाता वर्ग की पहले से पहचान करने का कार्य किया जाता है, जिनके असुरक्षित होने अथवा जिन्हें प्रभावित करने की अधिक संभावना होती है, जैसे डराना, रिश्वत देना, मतदान को प्रभावित करना। दूसरे चरण में अपने बाहुबल या धन से प्रभावित करने वाले या असुरक्षा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने का कार्य किया जाता है। तीसरे चरण में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर निवारक कार्यवाहियां की जाती हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट और थाना क्षेत्र से नियुक्त किए गए सेक्टर पुलिस अधिकारी थाना क्षेत्र में वल्नरेबिलिटी मैपिंग का कार्य करते हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी चुनाव की घोषणा के 3 दिवस के अंदर अपनी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा डीएसपी स्तर के अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के साथ वल्नरेबल क्षेत्रों में संयुक्त भ्रमण करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी इन क्षेत्रों में संयुक्त भ्रमण करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र के 10 से 20% एरिया को वल्नरेबल घोषित किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर लेने के बाद वल्नरेबल या असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए यहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन मार्च किया जाता है। असामाजिक तत्वों की उचित अंतराल पर स्थानीय पुलिस स्टेशनों में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाती है। साथ ही उन पर विशेष निगरानी भी रखी जाती है। यदि आवश्यक हो तो निवारक हिरासत या प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की जाती है। लाइसेंसी हथियारों को थाने पर जमा करा लिया जाता है।
एवं अवैध हथियारों को जब्त कर लिया जाता है। वल्नरेबल क्षेत्रों में निश्चित स्थानों पर फिक्स पुलिस पिकेट्स भी लगाए जाते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहां लगातार दौरे किए जाते हैं। संवेदनशील मतदान केंद्र एवं सुरक्षात्मक उपाय। मतदान केंद्र दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और संवेदनशील मतदान केंद्र। सामान्य मतदान केंद्र वे होते हैं जहां आमतौर पर पिछले चुनावों के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। संवेदनशील मतदान केंद्र वे होते हैं जहां पूर्व में निर्वाचन संबंधी हिंसा हुई हो या ऐसी किसी हिंसा की वजह से पुनर्मतदान हुआ हो। वे मतदान केंद्र भी संवेदनशील होते हैं जो कि राज्य की सीमा पर स्थित हैं या किसी नक्सल प्रभावित राज्य से लगे हुए हैं। जहां पूर्व निर्वाचन में मतदान 90% से अधिक रहा हो और 75% से अधिक मतदान एक ही प्रत्याशी के पक्ष में हुआ हो या पूर्व निर्वाचन में 10% से भी कम मतदान हुआ हो या नॉन इपिक कार्ड वाले मतदाताओं की अधिक संख्या हो। ऐसे मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखकर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य से अधिक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं ताकि सुरक्षित निर्वाचन हो सके। ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी पालन कराने का प्रयास किया जाता है। बूथ कैप्चरिंग, धमकी, प्रतिरूपण जैसे चुनावी अपराधों में शामिल व्यक्तियों तथा हिस्ट्री शीटर घोषित भगोड़े अपराधियों की सूची संकलित कर उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है। लंबित वारंटों की तामीली शीघ्रता से करवाने का प्रयास किया जाता है और पिछले चुनावों में दर्ज सभी चुनावी अपराधों की जांच और अभियोजन में तेजी लाई जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ बयान देने वालों या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। संवेदनशील मतदान केंद्रों वाले निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर सघन चेक पोस्ट लगाए जाते हैं और उन क्षेत्रों में पुलिस व अर्धसैनिक बलों से एरिया डोमिनेशन मार्च कराया जाता है। अवैध शराब के अंतर्राज्य प्रवाह पर नजर रखी जाती है। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर भी निगाह रखी जाती है और अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। लाइसेंसी शस्त्र जमा करने हेतु धारकों को नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि 7 दिन की समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया तो वैधानिक कार्यवाही की जाती है। चुनाव की घोषणा से परिणाम घोषित होने तक लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हथियारों और गोला बारूद की दुकानों के लाइसेंस की जांच की जाती है। चुनाव की घोषणा की तारीख से चुनाव संपन्न होने तक हथियार के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी जाती है। प्रत्येक संवेदनशील मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित की जाती है और मतदान केंद्र के भीतर एक माइक्रो ऑब्जर्वर आवश्यक रूप से तैनात किए जाते हैं। चुनाव के पूर्व अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे जिलों से समन्वय करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय अवैध गतिविधियों एवं आवाजाही को रोका जा सके। इस हेतु निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। मध्य प्रदेश 5 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश के कुल 55 जिलों में से 37 सीमांत जिले हैं जो अन्य राज्यों से लगे हुए हैं, जिनमें नवनिर्मित जिले मऊगंज और पांडुरना भी शामिल हैं। जहां उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 16 जिले सीमा साझा करते हैं, वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान से प्रदेश के 10-10 जिले लगे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ से 7 जिले और गुजरात की सीमा से 2 जिले सीमा साझा करते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के सीमावर्ती जिलों के निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग सभी आवश्यक जानकारियां साझा कर निर्वाचन क्षेत्र की सुरक्षा का रोड मैप तैयार करते हैं, जिनमें सीमावर्ती जिलों की सीमा की लंबाई, सीमावर्ती कस्बे, गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, कच्ची सड़कें, रेलवे ट्रैक, नदियों के रास्ते की जानकारियां महत्वपूर्ण रूप से साझा की जाती हैं, ताकि उन पर नाकाबंदी कर सुरक्षा की तैयारी की जा सके। राज्य एवं जिलों की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे हथियार, कैश, शराब व अन्य मादक पदार्थों को जब्त करने की कार्यवाही की जाती है। निर्वाचन प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व से अनावश्यक वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है। चेक पोस्ट पर तैनात स्थानीय बल के साथ अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी जाती है। नाकाबंदी हेतु स्थानीय एवं प्रशिक्षित बल का चुनाव किया जाता है। नाकाबंदी हमेशा ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां पुलिस बल के लिए बिजली, पानी, भोजन, ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही कंट्रोल रूम और थाने से संपर्क करने के लिए मोबाइल या वायरलेस नेटवर्क प्राप्त होता हो और जहां सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा सके। नाकाबंदी स्थल शैडो एरिया अर्थात जहां वायरलेस नेटवर्क प्राप्त न हो, वहां नहीं होना चाहिए। जिले की सीमा पर नाकाबंदी हेतु जिला बल के एक पुलिस अधिकारी के साथ 4 अन्य पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है। अंतरराज्यीय नाकाबंदी स्थलों पर जिला बल के एक पुलिस अधिकारी के सहायतार्थ जिला पुलिस बल के एक और पुलिसकर्मी के अलावा अर्धसैनिक बल का हाफ सेक्शन लगाया जाता है। यदि नाकाबंदी स्थल संवेदनशील क्षेत्र में है या किसी नक्सल प्रभावित राज्य के जिले की सीमा पर है, तो जिला बल के एक पुलिस अधिकारी के साथ जिला बल के एक और अन्य पुलिसकर्मी के अलावा अर्धसैनिक बल का पूरा सेक्शन लगाया जाता है। सुरक्षा बलों का तैनाती प्रबंधन। राज्य के पुलिस बल एवं अन्य राज्यों से प्राप्त अर्धसैनिक बलों को नियम एवं आवश्यकतानुसार अलग अलग ड्यूटी स्थलों पर लगाया जाता है, जैसे मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, सेक्टर मोबाइल में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, सेक्टर पुलिस मोबाइल्स में, नाकाबंदी स्थलों पर स्थायी निगरानी दलों में, फ्लाइंग स्क्वाड्स में, क्विक रिस्पांस टीम्स में, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के साथ, वल्नरेबल क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन एवं पिकेट्स के लिए, ईवीएम मशीन की सुरक्षा में, प्रत्याशियों की सुरक्षा में, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की सुरक्षा में, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लाइजनिंग अधिकारी के रूप में और कंट्रोल रूम में रिजर्व स्ट्राइकिंग बल के रूप में। आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी संयुक्त टीम के रूप में कार्य करते हैं, जैसे सेक्टर मोबाइल में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के एक अधिकारी, सशस्त्र बल और होमगार्ड जवान मिलकर कार्य करते हैं। सेक्टर मोबाइल द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर कार्यवाही केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जाती है। यदि सेक्टर मोबाइल का क्षेत्र संवेदनशील अथवा नक्सल प्रभावित है, तो उक्त पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी सेक्टर मोबाइल में लगाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण ड्यूटी फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़नदस्ते की होती है, जो पुलिस थानावार 3 या अधिक संख्या में होते हैं, जिसमें एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर, 3 से 4 सशस्त्र पुलिसकर्मी ड्यूटीरत होते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स निर्वाचन की घोषणा दिनांक से मतदान समाप्ति तक कार्य करता है। फ्लाइंग स्क्वाड्स के प्रत्येक वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है, ताकि उसकी लाइव लोकेशन पता की जा सके।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर कार्यवाही एवं जांच वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, जिसकी दैनिक रिपोर्ट फ्लाइंग स्क्वाड्स मजिस्ट्रेट के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को दी जाती है। स्थायी निगरानी दल अर्थात SST को भी क्षेत्रवार कम से कम 3 की संख्या में गठित किया जाता है। इस दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस अधिकारी एवं 3 से 4 सशस्त्र पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफर तैनात होते हैं। क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर स्थायी निगरानी दल में केंद्रीय सुरक्षा बल को भी तैनात किया जा सकता है। स्थायी निगरानी दलों का प्रमुख कार्य बड़ी मात्रा में परिवहन की जा रही नकद राशि, शराब, प्रचार सामग्री, अवैध हथियार इत्यादि पर निगरानी रखना है। स्थायी निगरानी दल निश्चित समय में अपने चेकिंग स्थलों को बदलते रहते हैं। स्थायी निगरानी दल द्वारा जो भी निवारक कार्यवाहियां की जाती है, उसकी रिपोर्ट दल के अध्यक्ष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से निर्वाचन आयोग तक दैनिक रूप से पहुंचाई जाती है। QRT अर्थात क्विक रिस्पांस टीमों का गठन सामान्य तौर पर केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ियों से किया जाता है, जो कि बलवा नियंत्रण सामग्री एवं आर्म्स एम्यूनेशन से सुसज्जित होती हैं। इन्हें थाना स्तर पर एवं कंट्रोल रूप पर तैयार अवस्था में रखा जाता है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। आचरण संहिता का पालन कराने में इन मोबाइल टीम्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियमानुसार 50,000 से अधिक की नकद राशि एवं 10,000 से ज्यादा कीमत की शराब का परिवहन करना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाता है। टीमों के द्वारा इस सामग्री एवं राशि की जब्ती पारदर्शी तरीके से की जाती है, जिसमें पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है और टीम के सभी सदस्यों, उपस्थित चालक इत्यादि के भी बयान दर्ज किए जाते हैं। यदि जब्त की गई राशि या शराब की कीमत बहुत ज्यादा है, तो उसकी सूचना आयकर विभाग और आबकारी विभाग को भी दी जाती है। इन दलों को उचित कार्यवाही का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और आवश्यक तौर पर अनुभवी अधिकारियों को इन दलों का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही इन दलों को अपनी कार्यवाही के दौरान नागरिकों के सम्मान, महिला एवं बच्चों की सुविधा के अनुसार आचरण करना चाहिए। EVM मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन मतदाताओं के लिए मतदान करने की सुविधा का एक सरल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। मशीन मुख्य रूप से 3 डिवाइस से मिलकर बनी होती है, जिसका पहला डिवाइस कंट्रोल यूनिट, दूसरा डिवाइस वीवीपैट मशीन अर्थात वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और तीसरा डिवाइस बैलेट यूनिट होता है। मतदान केंद्र पर कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के पास रखी होती है। बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन मतदाता के कक्ष में रखी होती है। बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और समक्ष में नीले रंग का बटन होता है। मतदान अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबाने पर मतदाता की बैलेट यूनिट मतदान के लिए तैयार हो जाती है। तब मतदाता बैलेट यूनिट में अपने पसंद के उम्मीदवार के समक्ष का बटन दबाता है और बैलेट यूनिट से एक बीप की आवाज आती है। साथ ही वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक प्रिंट पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है, जिससे मतदाता को पता चलता है कि उनका वोट अपने पसंद के उम्मीदवार को ही गया है। 7 सेकंड के बाद यह पर्ची वीवीपैट मशीन के सीलबंद बॉक्स में स्वतः ही जमा हो जाती है, जिसे मतगणना के समय भी उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि मतदान केंद्र पर कैसे मतदान किया जाता है।
ईवीएम मशीन की सुरक्षा के नियम। चुनाव की घोषणा हो जाने पर ईवीएम मशीन को सुरक्षित भंडारण के लिए निर्धारित किए गए स्ट्रांग रूम में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में रखा जाता है। स्ट्रांग रूम को खोलने और ईवीएम मशीन का मतदान के अलावा किसी भी प्रकार का उपयोग जैसे प्रशिक्षण, रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग इत्यादि की जानकारी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को दी जाती है। प्रत्येक कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाती है और एक लॉगबुक भी संधारित की जाती है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब भी ईवीएम मशीन के भंडारण कक्ष को खोला जाएगा तो उसे पुनः डबल लॉक से बंद किया जाएगा, जिसकी एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। पर्याप्त सुरक्षा के बिना ईवीएम मशीन का परिवहन नहीं किया जा सकता। जिस वाहन में ईवीएम मशीन का परिवहन किया जा रहा है उसमें जीपीएस आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। मतदान के पूर्व सामान्य मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन पुलिस अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के एक चक्रीय सुरक्षा घेरे में रखी जाती है। मतदान के दौरान मतदान पूर्ण होने और मतगणना के बीच की अवधि में ईवीएम मशीन को पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2 चक्रीय सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। मतगणना के समय ईवीएम मशीन को कम से कम 3 चक्रीय सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। संवेदनशीलता के अनुसार सुरक्षा घेरे को बढ़ाया भी जा सकता है। संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद ईवीएम मशीनों को रीसेट कर पुनः भंडारण के लिए स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाता है, जहां ईवीएम को एक चक्रीय सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। याद रखें कि मतदान दल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को किसी आकस्मिक परिस्थिति के अतिरिक्त ईवीएम मशीन को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए। पुलिसकर्मियों का कार्य मतदान दल और पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा करना है। मतदान दल की जिम्मेदारी है कि वे ईवीएम मशीन की सुरक्षा करें। पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि परिवहन के दौरान ईवीएम मशीन उनकी नजरों के सामने रहे। चुनाव ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें। पुलिसकर्मियों को यह जानना जरूरी है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रत्येक पुलिसकर्मी पर भी आदर्श आचरण संहिता के कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे चुनाव कर्तव्यों के लिए तैनात शासकीय कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसलिए एक पुलिसकर्मी को किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के लिए किसी भी प्रकार से चुनावी प्रचार कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मी को अपने शासकीय अथवा निजी निवास, किसी भी संपत्ति और वाहन पर किसी पार्टी या प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह इत्यादि प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। यदि किसी शासकीय कर्मचारी की पत्नी, पति या पारिवारिक सदस्य चुनाव प्रत्याशी हैं, तो ऐसे शासकीय कर्मचारी के अवकाश पर नियंत्रण रखा जाएगा और निर्वाचन पूरा होने तक उनके मुख्यालय छोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी पुलिस अधिकारी को आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी प्रत्याशी, मंत्री या किसी राजनेता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं करना चाहिए। मतदान के पहले पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सभी पुलिसकर्मी मतदान दिवस से एक दिन पहले मतदान केंद्रों पर उपस्थित हो जाएंगे। नाकाबंदी और मोबाइल यूनिट्स में लगे बल के द्वारा सघन चेकिंग की जाएगी। साथ ही 48 घंटे पूर्व से समस्त लगा हुआ बल और सक्रियता से ड्यूटी करेगा। पुलिसकर्मी चुनाव सामग्री वितरण के समय अपने पीठासीन अधिकारी से भेंट करेंगे और एक दूसरे के संपर्क नंबर साझा करेंगे। पुलिसकर्मी मतदान दल, ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ईवीएम एवं अन्य सामग्री पर सतत निगरानी रखना चाहिए। मतदान दिवस पर पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मतदान केंद्र पर प्रातः 6 बजे मॉक पोल होगा।
आप उससे पूर्व तैयार होकर मतदान कक्ष के द्वार पर उपस्थित हो जाएं। मतदान केंद्र से 100 मीटर परिधि का क्षेत्र पूर्णतः आपकी सुरक्षा में होगा। देखें, 100 मीटर परिधि में न कोई प्रचार सामग्री हो, न प्रचार किया जाए। आपके पास थाना प्रभारी एवं सेक्टर मोबाइल का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मतदान केंद्र के बाहर महिला, पुरुष एवं वृद्ध, विकलांग, गर्भवती इत्यादि को अलग अलग श्रेणियों में पंक्तिबद्ध करें। कौन व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार हैं, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। मतदाता के अलावा मतदान दल के सदस्य, मतगणना अभिकर्ता, अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, शिथिलांग मतदाता का साथी सहयोगी, मतदाता का गोदी का बच्चा, पासधारी मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पुलिसकर्मी बिना बुलाए मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रत्यारोपण के मामले में पीठासीन अधिकारी आपको किसी फर्जी मतदाता को सौंप सकते हैं। आप उन्हें अभिग्रहित कर पावती प्रदान करें व सेक्टर मोबाइल, थाना मोबाइल के आने पर उन्हें सौंप दें। 100 मीटर के बाहर आपको कोई भीड़ एकत्रित दिखे या अशांति उत्पन्न होने की स्थिति हो तो तत्काल सेक्टर मोबाइल को अवगत कराएं। पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करें। मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी पर्चियों वाली पंक्ति में कोई भी बिना पर्ची वाला व्यक्ति खड़ा नहीं होने देंगे। किसी दल के अभ्यर्थी द्वारा मतदाताओं का वाहन से प्रवहन नहीं किया जाएगा। यदि आपकी जानकारी में ऐसा प्रकरण आता है तो उस वाहन के नंबर के साथ जानकारी तत्काल थाना मोबाइल को दें। किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या निर्वाचक के साथ आने वाले किसी भी सुरक्षा कर्मी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल SPG और Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के सुरक्षा कर्मी ही सादे कपड़ों में और छुपाकर रखे गए हथियारों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति है, परंतु यह अनुमति मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लागू नहीं होगी। जिस मतदान केंद्र पर जिला तैनाती योजना के अनुसार CAPF बल को तैनात किया गया है, वहां CAPF के एक कर्मी को मतदान केंद्र के दरवाजे पर रखा जाएगा। यदि किसी कारण से CAPF निर्धारित मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा है तो उस मतदान केंद्र पर मतदान शुरू नहीं होगा। राज्य पुलिस बल मतदान केंद्रों पर CAPF की जगह नहीं ले सकता है। मतदान दल को किसी निजी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। पुलिसकर्मी को मतदान समाप्ति उपरांत मतदान दल के साथ ही वापस लौटना चाहिए और मतदान सामग्री जमा होने के उपरांत पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर सामग्री संग्रहण स्थल तक छोड़ना चाहिए। मतगणना दिवस पर पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मतों की गणना मतदान उपरांत मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। मतगणना के दौरान मतदान दल सदस्य, गणना अभिकर्ता या अभ्यर्थी प्रवेश पा सकेंगे। गणना कक्ष के 100 मीटर क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहता है। पुलिसकर्मियों को मतगणना की सूचना नहीं देना चाहिए। मतगणना के दौरान हिंसा या शांति भंग होने की संभावना हो सकती है। ऐसा होने पर यदि उपलब्ध सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो तत्काल सेक्टर मोबाइल और निकट की थाना मोबाइल पार्टी को अवगत कराएं। मतगणना उपरांत सामग्री की सुरक्षित एस्कोर्टिंग करते हुए निर्धारित वाहन से संग्रहण स्थल पर पहुंचकर सामग्री जमा करवाएं। पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी को रिपोर्टिंग एवं उनकी अनुमति पश्चात आप अपनी ड्यूटी से मुक्त होंगे। एक अनुशासित विभाग के सदस्य होने के नाते प्रत्येक पुलिसकर्मी को चुनाव ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च अनुशासन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
ड्यूटी के दौरान धूम्रपान, शराब का सेवन, मोबाइल का अनावश्यक उपयोग इत्यादि कृत्यों से बचना चाहिए। आशा है कि मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी द्वारा प्रदाय इस प्रशिक्षण से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आगामी निर्वाचन ड्यूटी हेतु आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।